हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 तक मैंने पूरा आपका कंप्लीट करवा दिया है, वो भी एकदम डिटेल में नोट्स के साथ। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपको पढ़ना है जाति और राजनीति, यानी द कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आपका देखिए पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है, तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जाति और राजनीति आपको पढ़ना है। तो हम जाति और राजनीति इस टॉपिक को आज की वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जाति का परंपरागत अर्थ क्या है एवं इसका रूप। हम जाति के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो हमें पहले उसके अर्थ को जानना ज़रूरी होता है, ताकि आगे की जो चीज़ें हों वो हमें आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाति का परंपरागत अर्थ क्या है। देखिए, जाति प्रथा किसी न किसी रूप में संसार के हर कोने में पाई जाती है। आप देखेंगे हम रहते हैं जिस समाज में, हमें उसमें अनेक प्रकार की जातियों के लोग देखने को मिलते हैं। सामान्यतः ये भी माना जाता है कि जो जाति प्रथा की उत्पत्ति है वो वैदिक काल से हुई है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण आते थे, जिसमें से जो ब्राह्मण थे सबसे उच्च जाति थी और ये सामान्यतः ज्ञान बांटते थे और ये लोग क्या करते थे, यज्ञ कराते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो युद्ध करते थे, देश की रक्षा और शासन के प्रबंध जैसे कार्यों को करते थे। उसके बाद जो वैश्य थे वो कृषि करते थे या व्यापार करते थे। और जो सबसे निम्न जाति थी वो शूद्र थी, जो कि नौकरी करते थे, दास होते थे या युद्ध में हारे हुए लोग शूद्र कहलाते थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है वो वैदिक काल से ही हुई है। आइए अब हम जाति व्यवस्था की विशेषताओं को देखते हैं। प्रोफेसर सदाशिव घुरिये जो थे, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस बुक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति व्यवस्था की 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं। प्रोफेसर सदाशिव घुरिये जो थे, उन्होंने जाति व्यवस्था की कोई निश्चित परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने 6 विशेषताएं बता करके इसके अर्थ को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो हम सबसे पहले जाति व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं जो प्रोफेसर सदाशिव घुरिये ने दी है। आप ये नोट कर लीजिए कि घुरिये को ही भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। देखिए, इन्होंने पहली विशेषता बताई है समाज का खंडनात्मक विभाजन। ये बताते हैं कि भारतीय समाज को जाति प्रथा में कई खंडों एवं उपखंडों में बांटा गया है, जिसे जाति या उपजाति कहा जाता है। और प्रत्येक जाति के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति या पद या व्यवसाय होते हैं या जो भी कार्य होते हैं वो उनके जाति के अनुसार निश्चित हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति अपनी जाति के प्रति बहुत अधिक निष्ठा रखता है, अपनी जाति का सम्मान करता है और प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा अपनी जाति पर अधिक श्रद्धा रखता है, क्योंकि आप देखेंगे समाज में कि जो जिस जाति का होता है उसका उस तरह से काम निश्चित होता है और उस जाति के लोग ज़्यादातर वही काम को करते हैं। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई है संस्तरण। इसका मतलब है कि समाज में एक स्तर हमें देखने को मिलता है। समाज में जाति व्यवस्था के कारण हमें ऊंच नीच का उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऊंची जातियाँ, निम्न जातियाँ, ये चीज़ें आप समाज में देखते हैं, तो उसी को कहा गया है संस्तरण, यानी ऊंच नीच की भावना भी हमें देखने को मिलती है। इस संस्तरण में सर्वोच्च स्थिति जो है, सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण होती है और निम्नतम जो होती है वो शूद्रों की स्थिति होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है वही समाज में उसकी स्थिति बन जाती है और मरते दम तक समाज में उसकी जाति वही रहेगी। जाति को बदल पाना असंभव होता है। तीसरी विशेषता इन्होंने बताई है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। देखिए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार का भी प्रतिबंध पाया जाता है कि हिंदू समाज में एक व्यक्ति को अपने जाति के सदस्यों द्वारा ही बनाया गया भोजन करने की परमिशन है। इसी तरह सबसे अधिक प्रतिबंध कच्चे भोजन के संबंध में पाया जाता है कि जो कच्चा भोजन है वो अन्य जाति का नहीं खाना है, बस अपने जाति के लोगों का ही खाना है। इसी तरह पानी पीने तथा रहने के संबंध में भी अनेक प्रतिबंध जाति व्यवस्था द्वारा लगाया जाता है। और आप देखेंगे समाज में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि
हम अलग जातियों का भोजन नहीं करेंगे, उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, हम बस अपने जातियों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रहेंगे और उन्हीं का खाना पीना खाएंगे पिएंगे। तो ये भी विशेषता प्रोफेसर घुर्ये ने जाति व्यवस्था की बताई है। चौथी विशेषता प्रोफेसर घुर्ये ने बताई है सामाजिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं। देखिए, जाति के आधार पर ही व्यक्ति को समाज में सामाजिक या धार्मिक निर्योग्यताएं या फिर विशेषताएं प्रदान की जाती हैं, अधिकार दिए जाते हैं। ब्राह्मण जाति चूँकि सबसे उच्च जाति मानी जाती है, इसीलिए जाति व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वो ब्राह्मण को ही होते हैं। ब्राह्मण लोग को धार्मिक स्थलों पर पुजारी एवं पुरोहित का काम करते हुए आप देखेंगे, क्योंकि उनकी जाति उच्च है, जबकि शूद्र निम्न जाति के हैं, इसीलिए उन्हें प्राचीन काल से ही दबाया गया है, इन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है, इन्हें धार्मिक स्थलों पर जाने से रोका गया है तथा सार्वजनिक कुओं से पानी निकालने पर भी शूद्र को रोका गया है। ये सारी विशेषताएं प्रोफेसर घुर्ये ने बताई है जाति व्यवस्था की। पांचवी विशेषता इन्होंने बताई है जातिगत व्यवसाय। देखिए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का जो पेशा है वो निर्धारित होता है। जैसे आप देखेंगे जो कुम्हार है वो मतलब मिट्टी के बर्तन बनाएगा, जो बढ़ई है वो कारपेंटर होता है, लकड़ी के सामानों को बनाता है। तो इस तरह से आप जाति में देखेंगे कि जो जिस जाति का होता है उस तरह का उसका पेशा निर्धारित होता है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है उसी जाति का पेशा वो अपनाता है। सभी व्यक्ति दूसरी जाति के लोगों को नहीं चाहते कि वो हमारी जाति का जो पेशा है, जो काम धंधा है वो अपनाए और उस काम को करे। केवल जो खेती होती है या जो सेना में नौकरी ली जाती है या व्यापार होता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये किसी भी जाति के लोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। प्रोफेसर घुर्ये ने जो छठी विशेषता बताई है जाति की, वो है वैवाहिक संबंधी प्रतिबंध। यानी कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करने की परमिशन मिलती है। वो अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता, किसी भी सदस्य से वो अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। तो ये सारी विशेषताएं उन्होंने जाति की बताई हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब जाति और राजनीति के बारे में समझते हैं। अब देखते हैं भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऐसा देखा गया था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव बहुत कम हो रहा है, किंतु जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है, जब हम आज़ाद हो जाते हैं अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो उसके बाद जातिवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया और भारत की राजनीति में जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढ़ता चला गया और भारत की राजनीति में जाति का बहुत अधिक प्रभाव अब देखने को मिलता है। जबकि ऐसा देखा गया था कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, जब फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी, उस टाइम जातिवाद का प्रभाव बहुत कम देखा गया था राजनीति में, लेकिन आज़ादी के बाद ये चीज़ें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक डेफिनेशन लिखी है प्रोफेसर BK मेनन ने, इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। और देखिए, जयप्रकाश नारायण ने एक बार ये भी कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। तो ये सारी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। जब आपसे भारत में राजनीति के बारे में पूछेगा तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आइए अब आपका टॉपिक पढ़ते हैं, जाति का राजनीतिक रूप, रजनी कोठारी का दृष्टिकोण। देखिए, रजनी कोठारी का जो दृष्टिकोण है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है जाति का राजनीतिक में लेकर के, उन्होंने एक्सप्लेन किया है और आज हम पढ़ेंगे रजनी कोठारी का क्या दृष्टिकोण है जाति और राजनीति में। तो प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी बहुत ही फेमस बुक का नाम है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या क्या भूमिका है, क्या रोल है, जिसका बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है अपने इस बुक में। रजनी कोठारी लिखते हैं कि जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं, वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। और उन्होंने जाति के राजनीतिकरण को 3 भागों में बांट दिया है। इन्होंने इसके लाभ को भी समझाया है, जो उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला रूप है लौकिक रूप, दूसरा है एकीकरण रूप और तीसरा है चैतन्य। तो आइए अब इनको समझते हैं। देखिए, रजनी कोठारी ने जाति व्यवस्था का पहला रूप बताया, वो है लौकिक रूप। देखिए, इन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था की कुछ बातों पर तो सबका ध्यान जाता है कि जैसे जाति के अंदर विवाह करना या छुआछूत या फिर रीति रिवाजों द्वारा जाति की जो पृथक इकाई होती है, उन सभी चीज़ों को कायम रखने का प्रयत्न किया जाता है।
लेकिन इस बात की ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया होगा कि जातियों में आपसी प्रतिद्वंद्विता एवं गुटबंदी रहती है। और लौकिक रूप में उन्होंने ये बात बताई कि जो उच्च निम्न जातियाँ होती हैं उनमें लगातार संघर्ष चलता रहता है राजनीति में उच्च स्थान को पाने के लिए। तो जो निम्न जातियाँ होती हैं वो राजनीति में उच्च पदों को पाने के लिए, उच्च पदों पर जाने के लिए लगातार उच्च जातियों से संघर्ष करती रहती हैं। रजनी कोठारी ने जाति व्यवस्था का जो दूसरा रूप बताया है वो है एकीकरण रूप। एकीकरण रूप का मतलब होता है कि समाज से व्यक्ति को जोड़ना या बांध देना। जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो गया तो बचपन से लेकर मृत्यु तक वो उसी जाति का रहेगा, समाज में उसका स्थान निश्चित हो जाता है। वो जिस जाति में पैदा हो गया, अगर उसकी जाति उच्च होगी तो उसका स्थान, उसका सम्मान उच्च जातियों की तरह होगा, निम्न होगी तो निम्न होगा। तो इस तरह से तो जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका भी निश्चित हो जाती है। फिर चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अपने समाज में लगाव पैदा हो जाता है और अपने जाति के प्रति उसकी निष्ठा भी बढ़ने लगती है और विभिन्न जातियों में आपस में मिलकर गठजोड़ बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है ताकि वे सत्ता का लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, रजनी कोठारी ने जो जाति व्यवस्था का तीसरा रूप बताया है वो है चैतन्य। इसमें उन्होंने बताया कि जो निम्न जातियां होती हैं वो उच्च परिवर्तन के लिए सदा प्रयत्नशील रहती हैं और अपनी आर्थिक उन्नति के लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं। तो चैतन्य में उन्होंने 4 मार्ग बताए हैं। पहला है संस्कृतिकरण, दूसरा है लौकिकीकरण, तीसरा है महापुरुषों से संबंध जोड़ने का तरीका और चौथा है आधुनिक राजनीति में भागीदारी। तो अब इनको समझ लेते हैं। आप लोग संस्कृतिकरण पढ़ चुके होंगे। ये एक अवधारणा है जिसको भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने दिया था। M.N. श्रीनिवास साउथ इंडिया में एक रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो निम्न जातियां हैं वो ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। जैसे अगर मान लें कि कोई शूद्र जाति है, वो ब्राह्मण की तरह बनना चाहती है, तो वो ब्राह्मणों के रीति रिवाज, कल्चर, खाना पीना, बातचीत करने का तरीका, व्यवसाय, सारी चीज़ों को अपना कर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि वो आज ही इस चीज़ों को अपनाना शुरू करें तो वो कल से ब्राह्मण कहे जाने लगेंगे, जबकि ये वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। पीढ़ियों दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चलती रहती है और अपने निचले पैमाने से, मतलब जाति व्यवस्था के निचले पैमाने से उठ करके वो ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं, जिसको संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो चैतन्य में ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि निम्न से उच्च उठने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है लौकिकीकरण, यानी कि उच्च और निम्न जातियों में क्या होता है, संघर्ष होता है और अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। कौन करता है? जो निम्न जातियाँ होती हैं वो करती हैं। तीसरा है कि जो निम्न जातियाँ होती हैं वो बड़े बड़े महापुरुषों से अपना संबंध जोड़ती हैं ताकि वो अपने आप को ऊंचा उठा सकें। और चौथा है आधुनिक राजनीति में भागीदारी करते हैं। आज के टाइम में जो राजनीति है तो उसमें भी ये जातियाँ क्या करती हैं, भागीदारी करती हैं ताकि अपने आप को ऊंचा उठाया जा सके। तो ये रजनी कोठारी का दृष्टिकोण है राजनीति का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए और आज की वीडियो में जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जाति और राजनीति को लेकर वो पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से लिख लें। देखिए, रजनी कोठारी का जो दृष्टिकोण है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाएगा। तो आइए अब राजनीति में जाति की भूमिका को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन करना। आप देखिए, भारत के सभी राजनीतिक जो दल होते हैं जो अपने उम्मीदवार को इलेक्शन में उठाते हैं तो अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं और जिस चुनाव क्षेत्र में प्रायः जिस जाति का बहुमत ज़्यादा होता है उसी जाति के उम्मीदवार को वहाँ खड़ा कर दिया जाता है एक प्रत्याशी के रूप में। मतलब राजनीतिक दल ये देखता है कि इस क्षेत्र से इस जाति का बहुमत ज़्यादा है तो इस क्षेत्र में हम अपने राजनीतिक दल से उसी व्यक्ति को इलेक्शन के लिए उठाएंगे क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा हैं तो बहुमत ज़्यादा है तो इनको वोट मिलेगा तो हमारे जीतने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की राजनीति में हमें जाति की ये एक भूमिका देखने को मिलती है।
दूसरा पॉइंट है जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास। देखिए, जो जाति प्रधान राजनीतिक दल होते हैं उनका भी विकास हुआ है। जैसे आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सब जाति प्रधान राजनीतिक दल हैं। तो राजनीति के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है। जो जाति प्रधान है, यह नेता जाति की भावनाओं को बढ़ावा देकर राजनीतिक लाभ को उठाते हैं और उसी के आधार पर चुनाव जीतने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कि बहुत सारी पार्टियां आप देखेंगे, लोकदल पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी हैं और आप देखेंगे जितने भी दलित हैं उनको वोट ज़रूर देंगे। और समाजवादी पार्टी में यादव हैं, अखिलेश यादव, तो यादव वोट देते हैं, शिवसेना आदि। तो मतलब इसमें जाति प्रधानता की वो होती है और इस तरह के राजनीतिक दलों का विकास होता है जाति के आधार पर। तीसरा पॉइंट है मतदान पर जाति का प्रभाव। मतदान पर जब आप देखेंगे कि मतदान होता है, वोट होता है जब, तो उस पर भी जाति का प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ जात का होता है तो वो उन्हीं को वोट देता है। तो इस चीज़ का प्रभाव भी आप देखते हैं समाज में। जाति और राजनीति में इन दोनों का कनेक्शन है। अब देखिए, चौथा पॉइंट है मंत्रिमंडल का गठन करना। जैसे देखिए, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, उस पर अगर किसी भी विभाग में मंत्री का सिलेक्शन करना होता है, गठन करना होता है, तो वो भी जाति के आधार पर किया जाता है। पांचवा पॉइंट है जाति एवं प्रशासन। देखिए, भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। और छठा पॉइंट है चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। देखिए, चुनाव प्रचार जब किया जाता है, जब इलेक्शन आने लगता है, उसका प्रचार जब किया जाता है तो उसमें भी जाति का सहारा लिया जाता है। जैसे जिस जगह से जिस जाति के बहुमत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर उसी जाति के नेताओं को भेजकर प्रचार कराया जाता है इलेक्शन के लिए। तो ये सारा आप देखेंगे भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है। तो जो आपका चैप्टर नंबर 10 है वो पूरा एक वीडियो में मैंने कवर कर दिया है और जितने भी चैप्टर हैं वो सब मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो अब मिलते हैं हम आपके चैप्टर नंबर 11 के साथ। और ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे कराई जा रही है, तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।